अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइफ लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचमा हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हांखे ख़बर अथव प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा असां नक गलो ऐं कन जी बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं। ENT जे बारे में तव्हांखे ॼाणींदासीं त जॾहिं रेनी सीज़न या बरसाति जो मौसम हूंदो आहे या पाणी घणो हूंदो आहे या घिम हूंदी आहे या मॉइस्चर में जेको सो एनवायरमेंट में सीज़न चेंज थींदी आहे त गलो अक्सर ख़राबु रहंदो आहे। ज़ुकाम निज़लो नक मां पाणी अचणु अखियुनि मां पाणी अचणु कन में जो सूरु थियणु या एलर्जी थियणु त असां ॼाणींदासीं त नक कन ऐं गले जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि। जदीद साइंसी दौर में उनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि ऐं जेके बि तरीक़ा आहिनि उन सां असां कीअं फ़ाइदो वठी सघूं, पंहिंजे गले जी हिफ़ाज़त कीअं करियूं, जेकॾहिं नक में का तकलीफ़ आहे त उनजो इलाजु किथां करायूं। कॾहिं कॾहिं चवंदा नक मां कॾहिं कॾहिं गर्मियुनि में रतु बि ईंदो आहे। इन बारे में बि डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त उहो रतु छो ईंदो आहे ऐं उनखे नकीर चवंदा आहिनि त उहो ख़तमु कीअं करे सघिजंदो आहे। कॾहिं कॾहिं राति जो ॿारनि नंढनि खे या वॾी उमिरि जे माण्हुनि खे बि कन में शदीद सूरु पींदो आहे, पोइ कन मां पाणी वहंदो आहे। इन बारे में बि तव्हांखे ॼाणींदासीं त असां तव्हांखे जेके ENT जूं बीमारियूं उन बाबति ॼाणींदासीं। इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे माहिर डॉक्टर सैफुल्ला मीर, जेके पाण ENT स्पेशलिस्ट आहिनि, कंसल्टेंट आहिनि। डॉक्टर साहिबु असां सां गॾु आहे। अचो त डॉक्टर साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी मीर साहब, आप इधर हमारे पास है। मीर साहब, इस वक्त ये जो सीज़न हमारे पास चल रही है, बरसात भी है और इन्वायरमेंट में हर जगह पानी भी खड़ा है, तो किस किस्म के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं गले की ख़राबी के लिए या कान की ख़राबी या नाक की बीमारियों, किस किस्म के मरीज़ या क्या शिकायतें लेके आ रहे हैं? हाँ, जो मॉइस्चर के ज़्यादा होने की वजह से और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बरसात में जो एक तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है और वाटर कंटामिनेशन भी बढ़ जाती है। सही। और उस हवाले से जो पेशेंट्स जो आजकल बहुत है कि गले ख़राब आ रहे हैं और गले में पस पड़ा हुआ है, मतलब इन द सेंस कि कोई एब्सेस बन रही है, कुछ है। और ये जो है पैराफेरेंजियल रीजन का या पेरिटॉन्सिलर रीजन की एब्सेस वगैरह होती है। तकरीबन मैंने पिछले में 1 महीने में इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ता हुआ देखा है। पेशेंट को जो है शदीद बुखार, मुंह खाना खाने में तकलीफ़ और मुंह खोलने में भी तकलीफ़ और सांस लेने में तकलीफ़। जब सांस लेने में तकलीफ़ हो तो और ये बुखार हो तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक से कर लेते हैं। खुद से ले ली या स्टोर वाले से ले ली और प्रॉपर उसको देखते नहीं है या कोर्स नहीं करते। वो सेल्फ मेडिकेशन तो हमारे पास है जो गलत शे है या और उसकी वजह से जो विरुलेंस है, जो जरासीम की वजह से आपका जो इन्फेक्शन जो सही हो जाना चाहिए वो दवाई फिर असर करना छोड़ देती है। उस हवाले से फिर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए जो है हमें बहुत अलर्ट होना होता है। अभी मैंने रिसेंटली खासे पेशेंट्स देखे हैं जिनको पेरिटॉन्सिलर पैराफेरेंजियल एब्सेस हुए हैं और उनको ज़्यादातर को तो IV एंटीबायोटिक्स या जरासीम मारने की दवाई टीकों के ज़रिए ड्रिप वगैरह, क्योंकि बंदा खा नहीं सकता। और इन चीज़ों को देख के पेशेंट को स्टेबल करके जो है फिर हमें आगे बढ़ना है। कहीं हमें एब्सेस को ड्रेन आउट भी करनी होती है। नॉर्मली अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए और C3 के लेवल को क्रॉस करे तो इसका मतलब ये सीने की तरफ उतर रही है, तो हमें किसी भी पोटेंशियल डिज़ास्टर से और एयरवे को सिक्योर रखते हुए इन पेशेंट्स को मैनेज करना चाहिए। तो मेरी इस हवाले से जो ख़ास गुजारिश यही है कि जल्दी टॉन्सिल्स को इस मौसम में लाइटली ना लें और ख़ुद से एंटीबायोटिक्स ना लिया करें। किसी भी मशवरे के तहत आप लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि दवाई का आपको पूरा असर मिलेगा और आप किसी कॉम्प्लिकेशन से दूर तो ऐसे जो मरीज आ रहे हैं इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, बड़ी उम्र के हैं, कौन से? दोनों हैं। दोनों पॉपुलेशंस को। तो बच्चों में तो ज़्यादा गला ख़राब रहता है। बच्चों में अमूमन ज़्यादा रहता है, बड़ों में इम्यूनिटी हो जाती है। बट ये जो बरसाती मौसम अभी इस साल का है इसमें बहुत सीरियस इन्फेक्शंस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या मोस्टली बैक्टीरिया या वायरस? इनिशियली तो ये वायरल होता है मगर ये जल्दी इसमें बैक्टीरिया सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि एब्सेस जहाँ भी बनती है तो आपका TLC काउंट इतना बढ़ता है, जो सफ़ेद खून जिसको हम लोग कहते हैं वो बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको जो है आपको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना चाहिए। सही।
और उसकी रिस्क एवेल्युएशन करनी चाहिए अगर ये बार बार ख़राब हो रहे हैं और इसमें बच्चे का स्कूल में सो रहा है, उसकी तालीम में सो रही है या उसका कान पे आप बोलते हैं मुसलसल अगर गला ख़राब हो तो फिर आगे चल के हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ ख़ास जरासीम है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है, वो जो एंटीबॉडी बनाता है वो आपकी बॉडी को से बहुत मिलती जुलती होती है। जब ये मिलती जुलती आपकी एंटीबॉडी बनती है, ये आपके दिल को, गुर्दे को, आपकी जॉइंट्स को बहुत अफेक्ट करती है। तो मैंने आजकल बहुत नॉर्मली हमारा कट ऑफ लेवल 400 का होता है, आजकल बच्चे देख रहा हूँ जिनको 1200, 1600, 3 गुना ज़्यादा होता है, उनको हम लोग बेंजाइल पेनिसिलिन भी देते हैं अच्छा। कंट्रोल करने के लिए, जब तक वो सर्जरी के लिए रेडी नहीं होते। क्योंकि हम लोग टॉन्सिलेक्टमी देखें एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपको कभी भी इमरजेंसी में नहीं करना चाहिए। ये इट्स ऑलवेज अ कोल्ड ऑपरेशन कि आपने इन्फेक्शन को अच्छी तरह कंट्रोल करके, क्योंकि बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं एंड आपके पास टाइम भी है, तो यू शुड यूज़ द टाइम एंड सेफली संभलते हुए अपना इलाज करना है। जिसको ज़रूरत है उसकी भी रिस्क एवेल्युएशन करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम्स होती हैं, अब आप देख रहे हैं कि NICVD की ब्रांचेस इंटीरियर सिंध में कितनी खुल रही हैं, और ये जो है कि ये जो टॉन्सिलाइटिस को अगर पहले ट्रीट कर लें तो हार्ट के वाल्व्स बच सकते हैं, किडनीज बच सकती हैं, स्पेशली हमारे इंटीरियर सिंध में जहाँ जो है। मगर हम तो इसे आम जुकाम बस डॉक्टर ने दवाई दी थी, उसको तो हम इतनी वो तवज्जो नहीं देते जो आप कह रहे हैं कि आगे चल के ये और भी प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ, अच्छा, ये जो टॉन्सिलेट है या जब गला खराब होता है उसका नाक पे और कान पे क्या असर है, क्या उधर भी कोई बीमारी पैदा कर सकता है? जी, क्योंकि एक चीज़ है, क्योंकि वो इन्फ्लेम हो रही है, जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें एक आम डॉक्टर दे रहा है वो भी सही करने के लिए दे रहा है, क्योंकि देखिए नज़ला ज़ुकाम जो है ये बहुत ही, ये GP में भी, जनरल प्रैक्टिस में भी और ENT में भी आता है। अब आप उसमें फ़र्क कैसे करें कि फ़र्ज़ करें एक चीज़ है आपको टॉपिकली या आपने GP के पास गए, वो आराम से सही हो गई और आपके सिम्टम फ्री हैं, तो दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा ENT की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें कि किसी का आम GP के ट्रीटमेंट से नहीं होता, बहुत सारे अच्छे GPs भी हैं जो हमारे पास पेशेंट रेफ़र कर देते हैं कि आप इनको ज़रा एवेल्युएट कर लें, ये हमसे सही से संभल नहीं रहा पेशेंट, उसकी कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और सिम्टम्स जो है डिस्पाइट दवाइयों के साथ भी पूरी तरह सही नहीं हो रहे, तो वो हो जाता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, और ये डिस्टेंस, बारिश, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। ये तो गले की कान के बीमारी के भी लोग बच्चे हम बड़े आ रहे हैं जी। जब ये टॉन्सिलाइटिस होता है तो इसमें एक और टॉन्सिल क्या लिम्फोइड टिश्यू हम लोग कहते हैं, जिसको एडेनॉइड्स कहते हैं, ये नाक के पिछले हिस्से में होता है, क्योंकि ये टॉन्सिल की एक वोल्डेज रिंग होती है जो पूरे मुंह के और नाक के गिर्द होती है कि ये एंटीबॉडीज़ बनाए। अब जब ये चीज़ बढ़ रही होती है तो बच्चे को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, कान में दर्द, कान बंद होना। अब बच्चों का जब कान बंद होता है तो वो स्कूल जाएंगे तो वो सही पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सुनाई नहीं देगी टीचर की आवाज़, टीचर से डांट सुनेंगे, फिर पढ़ाई से वैसे ही और नफरत हो जाएगी। सो वी हैव टू एवेल्युएट कि किसकी सुनाई देने की सलाहियत कितनी है, और ये एडेनॉइड से मुंह खोल के रात को तो नहीं सो रहे हैं, क्योंकि स्लीप एपनिया हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, क्योंकि इनकी ग्रोइंग एज है। अब बात यह है कि अगर ये ग्रोइंग एज वाली में एक पौधे को आप सही धूप ना दें तो उसकी जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती। तो उसी तरह एक बच्चे को ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है फॉर अप्रोप्रिएट ग्रोथ। हम लोग दिन में 8 घंटे सोते हैं, वो हमने सही सोना है। अगर उसकी क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी हमारी सही नहीं होगी, ये तो स्लीप एपनिया डेवलप होता है। पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया भी होता है, उसकी रीजन एडेनॉइड्स होते हैं 90% ऑफ द टाइम, और एडल्ट स्लीप एपनिया होता है जिसमें जो है खराटे का होना। हाँ, खराटे की बीमारी जो मोस्टली बहुत सारे खराटे लगाते हैं। हाँ, अभी एक अनफॉर्चुनेट बहुत अच्छा शरीफ पेशेंट आया था, वो गाड़ी चलाते हुए सो गया, एक्सीडेंट हो गया, नाक की हड्डी टूट गई। भाई नाक की हड्डी क्यों टूटी? क्योंकि मैं जो है नींद में था, मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गया, क्योंकि वो उसकी स्लीप पूरी नहीं हो रही थी। तो वो गनूसी में की वजह से हो रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अभी तो वी फिक्स्ड जो नाक के फ्रैक्चर को,
फिर उसको इवेल्युएट करेंगे क्या उसको CPAP की ज़रूरत है, नहीं है, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें हैं। नहीं, जो एलर्जी होती है हमें, जो कान नाक में आता है, पानी बह रहा है, आंखों से पानी, जुकाम, क्या इस एलर्जी का भी हमारे गले पे या कान पे, नाक पे असर कैसे है? हाँ, एलर्जी जो है वो आपका एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, सोजिश होती है, उसमें जो है IgE मीडिएटेड होती है, क्योंकि उसके ख़ास एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है कि जिसके तहत वो सारे सिम्टम्स के नज़ला ज़्यादा आ रहा है, आँखों से पानी ज़्यादा आ रहा है, आँखें लाल हो रही हैं, नाक के अंदर ख़ारिश हो रही है, जल्द में ख़ारिश हो रही है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। और एलर्जी आपकी फिर हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको किस मौसम में हो रही है। बाज़ लोगों को चेंज ऑफ वेदर में होती है, किसी को जो है कराची में या ज़्यादा होती है, या किसी को देहात में ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि शहर में ज़्यादा होती है तो उसका मतलब डस्ट है, अगर देहात में ज़्यादा हो रही तो उसका मतलब पोलन है। सो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट वो हैं। इसमें इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है कि आप एलर्जी को इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए 5 साल तक कंट्रोल में कर लें, अगर वापस आ जाए यू कैन रिपीट इम्यूनोथेरेपी। सेकंड थिंग इज़ कि आपने एलर्जी में, स्पेशली नेज़ल एलर्जी में, अपनी सेंस ऑफ स्मेल को बहुत बिल्कुल बारीकी से नज़र में रखना है। जैसे ही आपको ये ऊपर नीचे होते हुए महसूस हो, जिस तरह हमने कोविड में देखा था कि सूंघने की सलाहियत मुतासर हो जाती है, और जब पॉलिप्स बन जाते हैं तो फिर ये जो है होता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो नाक की जल्द खिंचती है, जिस पॉइंट पे ये वापस अपनी जगह नहीं जाती तो पॉलिप बना देती है। फिर आपकी सेंस ऑफ स्मेल एक मैकेनिकल या एक रुकावट की वजह से ख़त्म हो जाती है। तो इन पेशेंट्स में देखना होता है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए और पॉलिप्स को रिमूव करा जाए, क्योंकि एलर्जी को मैनेज ना करने की वजह से पॉलिप्स होते हैं। तो साइनस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि पॉलिप्स आपके नाक के मिडल मीएटस में एक ख़ास एरिया है और जहाँ आपके 90% आपके साइनसेस बनते हैं और जम जाते हैं, कि साइनसेस खुलते हैं, तो उस हवाले से जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, और पीछे जो है आपका रेशा बनता है। नाक से रेशा नहीं बनता, साइनसेस से 90% आपका रेशा बनता है जो बह के आपके गले में गिरता है। अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो सर में दर्द, सूंघने की सलाहियत कम होना, एलर्जी को कंट्रोल ना होने की वजह से। जिन लोगों को मैं ऑपरेशन भी कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आपने एलर्जी का मुझसे ट्रीटमेंट बाद में भी कराना है। लाइक आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास हाइपरटेंशन और चीज़ों के लिए जाते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट फिजिशियन के पास डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, आपने मेरे पास एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए आना है, ताकि उसकी जो सक्सेस रेट है आप अपना जो है रखें। क्योंकि अमूमन देखा गया है, लोग कहते हैं कि नाक की सर्जरी कराओगे चीज़ें वापस हो जाती हैं, क्योंकि आप चीज़ों को एक तो प्रॉपर्ली काउंसल हम लोग नहीं करते। हमें जो है काउंसलिंग पे हमें पेशेंट की रहने। अच्छा, अक्सर बच्चे जो होते हैं 10 साल 8 साल के जो बच्चे होते हैं, वो सिर में दर्द है, मतलब सिर में दर्द नहीं जा रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी नज़ला हो रहा है, तो इसको क्या हम एलर्जी में का काउंट करेंगे, साइनसाइटिस में, या कोई और क्या होता है? क्या कान गले का भी इनसे कोई रिलेशन है? बच्चों को अगर एलर्जीज़ हो जाएं, और वायरल इन्फेक्शंस बच्चों में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होते हैं जब ये स्पेशली स्कूल्स खुलते हैं। अभी क्योंकि होता ही है, कोविड में हमने यही देखा था कि बच्चे इतनी हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखते नहीं है, सो वो बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह आपस में फैला देते हैं। तो इसलिए सर में दर्द ऐसी, अगर 2-3 दिन तक आपके सिम्टम्स रहें, आप ओवर द काउंटर पैनाडोल और ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन जैसे ज़ेरटेक, मुख्तलिफ कोई डॉक्टर, तो ठीक है। अगर कंटिन्यू रहे तो क्या उसको फिर देखना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी? हाँ, अगर कंटिन्यूसली रहे, 2-3 दिन में सही ना हो, बुखार हो या सिम्टम्स कंटिन्यू रहे, तो एक आप किसी भी अच्छे जीपी या हमारे पास आ जाएं, ENT वाला देखे, कोई इन्वेस्टिगेशन करे तब जाके, ताकि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जाएं कि आपका बेसलाइन इस्टेब्लिश हो जाए, और फिर उसको मॉनिटर करें और उसको सही ट्रीट करें। इंशाल्लाह इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, छोटी चीज़ों को छोटा ही रहना चाहिए। हाँ, वक्त पे जो है ना, टाइम से जो है ना वो इलाज होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला जारी पर वक्त हुआ है छोटे वक्त का। नाज़रीन वठूंदा करो नंढो वक़्फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे मेहमान सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा तफसीली आपने बताया कि जब गला ख़राब होता है तो उसका जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी जो बड़ों को या बच्चों को असर पड़ता है। अच्छा, अक्सर गर्मियों में नाक से खून आता है, रक्त कारण। हाँ, ये क्या है? इसके बारे में लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्या ये कोई ख़तरनाक चीज़ है? देखिए, बच्चे खेलते कूदते हैं, बड़ों को भी आता है, ड्राइनेस होती है। हाँ। और खून आ जाता है, अक्सर खुद ब खुद रुक जाता है 5-10 मिनट बाद। और हमें जो है एक तो उसको एवेल्युएट करना चाहिए कि फ़र्ज़ करें कि उसकी के आराम से रुकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, कि कितनी सीवियरिटी का कितना खून आया, कितने टिश्यू पेपर खून आया, ये वो सारा हमें पूछना चाहिए। और इसमें नॉर्मली जो देखा गया है, ये ड्राइनेस की वजह से होता है या कोई साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है कि नज़ला जमने की वजह से जल्द हसास हो जाती है, उसमें ब्रेक आता है और फिर वो जो है खून निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि नाक की तकरीबन 10 आर्टरीज़ की ब्लड सप्लाई है, बहुत ही वास्कुलर है। इंटरनल करोटेड, एक्सटर्नल करोटेड, दोनों सिस्टम से इसको ब्लड मिल रहा होता है। तो ये जो है एकदम से इसमें जो नक्सीर होती है वो बहुत आराम से निकल आती है। जो केयरफुल हमें होना होता है, मेल बच्चों में होना होता है 12 से 20 साल की उम्र। नहीं, बड़ों में तो होता है, मैंने देखा बड़ी उम्र के 40-50 के लोग भी शिकायत करते हैं। पहले ये जो 12 से 20 साल वाले बच्चे हैं, इनमें एक ख़ास कंडीशन होती है जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, कि एक वास्कुलर ट्यूमर होता है। सिर्फ ये मेल्स में होता है। ख़ासियत ये है क्योंकि उस वक्त प्यूबर्टी होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज होता है, तो उसकी वजह से एक वास्कुलर ट्यूमर बन सकता है। ठीक है। बड़ों में अक्सर जो नक्सीर होती है वो तो या तो वो किसी ट्रॉमा से गुजरे या कोई हल्की फुल्की चोट लग गई है, जिस तरह क्योंकि 20 पाउंड्स ऑफ फोर्स, 20 पाउंड की फोर्स जो तकरीबन 10 किलो के लगभग होगी, वो आपकी नाक को डैमेज कर सकता है। तो बहुत ऐसी गर्मी में वैसे कुछ भी नहीं हुआ, होती है, हाँ, हो जाती है। तो और क्या कोई जिनका ब्लड प्रेशर रेज होता है बैकग्राउंड में, प्रेशर और मसला जब होता है कि पैकिंग की ज़रूरत जब होती है, जब हम एंटी प्लेटलेट्स दवाइयाँ लेते हैं, जैसे लो प्लेट, प्लावेक्स, ये वो जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, तो उनका जमने में की क्वालिटी, खून बहुत पतला होता है, जमता नहीं है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका जो इलाज है, दवाई है? इसका इलाज है नेजल पैकिंग। वो पैक कर दिया या वो 5-10 मिनट के बाद खुद भी बंद हो जाती है? सबसे सिंपल इसका इलाज है कि आप उठ के बैठें, नाक को इस तरह पिंच करें जैसे आप जोर से कि दर्द हो, क्योंकि ये एक ख़ास एरिया है कि जहाँ सारी वेसल्स आके जुड़ जाती हैं। नहीं, ऐसे करने से बंद हो जाती हैं, फिर सारी ब्लड वेसल्स आपकी बंद हो जाती हैं। फिर आप जो है उठ के बैठें, ठंडी टकोर फोरहेड पे करें और गर्दन पे करें, ताकि आपकी वो कोल्ड से भी वेसो कंस्ट्रक्शन होती है। और ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉटस ट्रायड टेक्निकली, मगर नाक को पिंच करके बैठना है, लेटना नहीं है, ताकि जो भी खून निकले बाहर आए, हमें अंदाज़ा हो कि कितना खून आया। कोई ट्रांसफ्यूजन वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, कोई दवाई है इनकी? नहीं, देखिए, जो वेसो कंस्ट्रक्टर्स हैं डिफरेंट सॉर्ट्स के हैं। कोई सर्जरी वगैरह तो इसमें ज़रूरत नहीं है? बहुत रेयरली कि नाक की कुछ ब्लड सप्लाईज होती हैं, हम जो मेन होती हैं स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, हम लोग इंडोस्कोप के ज़रिए उसको क्लिप कर देते हैं। और लेज़र का भी इसमें रोल है, क्योंकि लेज़र जो है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो सेम वेवलेंथ की होती है, रेड कलर की। खून का कलर रेड होता है, तो रेड कलर अब्जॉर्ब करता है लेज़र की एनर्जी को ऑटोमेटिकली, तो लेज़र वो करता है। बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये जो है चलता है, मतलब कोई इतनी खतरे की बात नहीं है। अगर वो खुद ब खुद आप ये एहतियात करें, बंद हो रही है तो कोई इशू नहीं है ड्राइनेस की वजह से। बट अगर ये रिकरेंट हो तो फिर एक दफ़ा चेक करवा देना चाहिए। अच्छा, कान से पानी आना, इसका क्या, पर्दा में कोई सुराख हो जाता है या कोई इन्फेक्शन होता है, क्या होता है? कान से पानी आने के दो वजूहात होते हैं, या तो आउटर ईयर इन्फेक्शन है या मिडल ईयर इन्फेक्शन है। सही है। तो आउटर ईयर इन्फेक्शन में ओटाइटिस एक्सटर्ना आ गया, मिडल ईयर इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया आ गया। आउटर ईयर इन्फेक्शन आजकल अगेन बारिश का मौसम, पानी बहुत जमा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो बहुत कंटामिनेशन है वाटर की, वायरस, बैक्टीरिया। हाँ, इवन जस्ट आप ना भी डालें पानी, ह्यूमिड हवा में इतना पानी है एनवायरनमेंट में कान में जो है स्पोर्स बन जाते हैं फंगस के। अब वो बहुत डिफ़िकल्ट है। कान में खारिश का होना, पीप आना, बहुत दर्द होना खाना खाते हुए। अब उसके लिए
जो मसला होता है कि हम लोग हर पीप को बैक्टीरिया की वजह से कहते हैं। जरासीम बहुत सारे हैं, वायरस भी एक जरासीम है, आपका फंगस भी एक जरासीम है, बैक्टीरिया भी जरासीम है, प्रोटोजोआ भी जरासीम है, बहुत सारे जरासीम है। तो हर एक की ख़ास दवाई होती है, उसकी प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस कि उसकी काली पीली पीप आएगी, जिस तरह हमारी पुरानी टैक्सी हाँ, होते होते वो तो डॉक्टर ही समझता है तभी क्या इसको डायग्नोज करना है, क्या और दवाई देनी है। अगर ये डायरेक्टली बाज़ दफ़ा हम लोग खारिश होती है कान में, हम लोग बहुत हार्ड सी चीज़ें, पेन, चाबी, हाँ, वो लगा देते कीली, हैं, इससे पर्दा खराब हो जाता है। क्यूटिप, इससे कान की जल्द आपकी जो है मुतासर होती है। बहुत शदीद दर्द उठता है आउटर ईयर में कि बहुत लोग तड़पते हैं उससे जब ये बढ़ जाता है, और हमें पट्टियाँ रख के और फिर ताकि वो सूजन उतरे, और फिर दवाइयों से, एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी से हमें उसको कंट्रोल करना होता है। मिडल ईयर में ये है कि कान डैमेज हो जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं कान डैमेज हो गया, तो उसमें दो रीजंस होती हैं। या तो ये क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तो ये जो है आपका आर्टिक डिफेक्ट हो गया। आर्टिक डिफेक्ट ज़रा डेंजरस डिफेक्ट होता है, इसमें बदबू के साथ पीप आती है, और क्योंकि ये हड्डी गल रही होती है, बदबू हड्डी के गलने की वजह से होता है, मास्टॉइड में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए तो आपको ईयर ड्रम जो है ना वो भी खराब हो जाता है। ईयर ड्रम भी ख़राब हो जाता है अच्छा, मास्टॉइड बोन के साथ। तो फिर इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें जो आजकल मैं ये लेटेस्ट इसकी जो सर्जरीज मैं कर रहा हूँ उसमें कार्टिलेज टिम्पैनोप्लास्टी का बड़ा रोल है। अच्छा, मतलब वो रिपेयर हो सकता है ना, क्योंकि जब हम उस तरफ आता हूँ मैं, थोड़ा आता हूँ कि जदीद सर्जरी में अभी क्या हो रहा है इस वक्त ईएनटी में, तो मतलब दवाइयों से ठीक हो सकता है या सर्जरी की तरफ जाना ज़रूरी है? अब मोस्टली दवाइयों से ठीक होते हैं। आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि कौन सा जरासीम है। उसके लिए किसी भी दवाई स्टार्ट करने से पहले मेरी एडवाइस ये होती है सारे मरीजों को कि एक अपना कल्चर टेस्ट करा लो, जरूर करा लो, ठीक, ताकि आपको पता लगे क्या बीमारी कौन सी है, जरासीम कौन सा। अगर आपके खुदा न खास्ता ताज़ा पर्दे का डैमेज भी है, उसके लिए भी 6 हफ्ते से 3 महीने का टाइम होता है, वो सही हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ों को मैं अक्सर दवाइयाँ और ये सारे प्रोसेस से जब गुजार रहा होता हूँ, जब तक वो बेचारे सर्जरी वगैरह के लिए आते हैं तो पर्दा सही हो जाता है, उनको हम लोग कहते हैं तो अब जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा, बड़ी उम्र में सुनाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, इसका क्या वजह है? कोई नर्वस सिस्टम का इशू है या कमजोरी है? एज रिलेटेड होता है। किसी का जल्दी होता है, किसी का बाद में होता है, डिपेंड्स ऑन द एज, डिपेंड्स ऑन द जीन्स। किसी का जेनेटिक कंपोनेंट होता है, किसी का जेनेटिक कंपोनेंट नहीं होता, और डिपेंड करता है आपके किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, कि किसी का शोर वाले प्रोफेशन से ताल्लुक़ है तो टिनाइटिस के साथ भी आपका डिक्रीज हियरिंग होती है, वो ज़्यादा ट्रबलसम होती है, सुनाई देने की सलाहियत भी कम हो रही है और कान में शोर भी बढ़ता रह रहा है, तो दोनों को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये एज रिलेटेड है। ओवर आफ्टर द एज ऑफ 60 इट स्टार्ट्स अपीयरिंग, बट 70-80 में 50% पॉपुलेशन को ज़रूरत है। जैसे दवाई से ठीक हो जाए, हियरिंग एड जो है वो ज़रूरी है। हियरिंग एड ज़रूरी है, दवाई से ठीक नहीं होगा, इसके जो कम हो गया वो बढ़ा नहीं सकते हम। एवेल्यूएट करना पड़ेगा, बट देखें ये नर्व वीकनेस की वजह से अगर वो है तो इसके लिए जिस तरह मैंने चश्मा पहना है वो भी एक डिवाइस है, हाँ, सही देखने के लिए। तो हमारे मिसकंसेप्शन है कि वो हियरिंग एड को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। मैं भी अगेन उनको यही कहूँगा, देखें मैंने तो चश्मा पहना हुआ है। अच्छा, इस वक्त मुझे बताना सफला मीर साहब, मुझे ये बताना कि इस वक्त जदीद साइंस दौर में जदीद जो ईएनटी की सर्जरी कौन सी हो रही है, कौन सा अच्छा तरीका है? लेज़र ज़्यादा हो रहा है, जनरल सर्जरी ज़्यादा हो रही है? कैसी आप अच्छी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई, तो हमारे पास क्या है? मतलब गले के लिए या साइनोसाइटिस के लिए या कान के पर्दों को रिपेयर करने के लिए या किसी का आवाज़ कम हो गई, सुनने की सलाहियत उसको बेहतर करने के लिए, तो कौन सी जदीद सर्जरी हमारे पास आजकल चल रही है? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो बहुत सारी तकरीबन सारी ही लेटेस्ट सर्जरी जो ईएनटी में है दुनिया पूरी में, वो हमारे पास भी है। हाँ, हमारे पास है, मेरे पास स्पेशली है उसकी लेज़र, अच्छा, माइक्रोडिब्राइडर। लेज़र का मैंने मुख्तसर से जिक्र करा था कि ये हमें ब्लीडिंग कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है, बड़ा प्रिसाइज कटिंग टूल है। इसको मैं यूज़ भी करता हूँ कैंसर के पेशेंट्स में, क्योंकि ये पीछे से लिम्फेटिक सील करता हुआ कट करता है, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके बड़े सेफ मार्जिन आते हैं, क्योंकि जब हम लोग डायथर्मी या बाइपोलर वगैरह यूज़ करते हैं तो टिश्यू जलता है, तो लेज़र से ये तो बड़ा स्मूथ कट आता है।
और जो हमें 0.5 मिलीमीटर्स बहुत बड़ा स्पेस है, और उसके सेफ मार्जिन के साथ मर्ज को निकालना होता है। तो हम लोग सक्सेसफुली करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेज़र से बहुत फ़र्क पड़ा है कैंसर ट्रीटमेंट में, और साइनसेस के हवाले से भी लेज़र का बड़ा रोल है। अच्छा। ईयर सर्जरी में इसका बड़ा मुझे रोल फील हो रहा है कि जहाँ ग्रैन्युलेशंस होते हैं आप उसको मेटिकुलसली पिक करें, लेज़र से आप उसको इवेपोरेट कर देते हैं। लेज़र से चीज़ जलती नहीं है, धुआं बन जाती है बगैर जले, डायरेक्टली जो है वो पूरा प्रोसेस होता है, तो उससे कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है। डिफ़िकल्ट इन सिचुएशंस में लेज़र का बड़ा हेल्प है। कैमरे से हम लोग बहुत एडवांसमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंडोस्कोप्स में। अब तो बहुत रूटीन हो गया है कि कोई भी पेशेंट है जिसको छालिया वगैरह खाते हैं, आजकल बहुत एजुकेशन भी है एआई के हवाले से, और कि पेशेंट्स अपने सिम्टम्स खुद ही एआई से चेक करके हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं जो है सिगरेट पीता हूँ, मैं छालिया खाता हूँ, मेरा एक कैमरे से मुआयना कर दें। मैंने कहा जी बिल्कुल। सो AI has also I am open to AI in ENT being a young person I suppose, तो क्योंकि AI will be a game changer as well। माइक्रोडिब्राइडर्स का हमारे पास बहुत रोल है। ये एक प्रिसाइज कटिंग टूल है जो हम लोग टॉन्सिलर सर्जरी, एडेनॉइड सर्जरी में यूज़ करते हैं। ये रोटेट करता है और सक्शन भी करता है जो भी हम लोग टिश्यू लेते हैं। तो माइक्रोडिब्राइडर्स डिफरेंट स्ट्रेट भी होते हैं, कर्व भी होते हैं, आगे काटने वाले होते हैं, फॉरवर्ड कटिंग, बैकवर्ड कटिंग, हर एंगल के हैं मेरे पास। और उस हवाले से जो है ये टेक्नोलॉजी US की है, मेट्रॉनिक कंपनी की, एंड दे नहीं मतलब ये तो जो भी आप माइनर से माइनर भी सर्जरी कर सकते हैं इसे, या लेजर से? ये माइक्रोडिब्राइडर से जो है आप पॉलिप्स या कोई भी ग्रोथ जो बेनाइन हो, मेलिग्नेंट ना हो, क्योंकि कैंसर में हमें पूरा मार्जिन चाहिए होता है, बेनाइन ग्रोथ में हमें मार्जिन नहीं चाहिए होता। तो माइक्रोडिब्राइडर साइनस में और एडेनॉइड सर्जरी में या वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी में बड़ा हेल्प कर देते हैं कि बिल्कुल प्रिसाइसली जाके कोई खींचातानी नहीं, आपने मशीन ने खुद ही काटना है और ब्लड को भी सक करना है, तो आपको दिखाता भी है काटते में। तो ये बहुत उसमें एडवांटेज होता है। ये ड्रम में सुराख हो जाए तो इसमें लेजर का रोल है या ये सर्जरी करनी पड़ेगी? पर्दा फट जाए, जिसको आसान लफ्ज़ बोलते, पर्दा खराब हो जाए या फट जाए किसी वजह से, ईयर ड्रम में अगर सुराख हो जाए तो उस पर जो ग्रैन्युलेशंस हैं या डिजीज़ पार्ट्स हैं जहाँ हमें लग रहा है कि कोई सस्पिशियस म्यूकोजा है जो जिससे पीप निकल सकती है, उसको या तो हम लोग पिक कर लें फाइन फॉरसेप्स से या लेज़र से हम लोग उसको इवेपोरेट कर लें, तो उसका रोल है, बट इट हैज़ टू बी डन केयरफुली। लेज़र्स का रोल अब स्टेपिडेक्टमी सर्जरी में भी आ रहा है। ईयर सर्जरी में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लेज़र्स होते हैं, वो ग्रीन लाइट लेज़र होता है, और वो स्टेपिडोटमी जब हमने फुट प्लेट को मोबिलाइज करना होता है तो हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं इसको। तो ईयर सर्जरी में डिफरेंट लेज़र्स के डिफरेंट रोल्स हैं। अच्छा, जब सुनाई कम हो जाए तो इसमें भी कोई लेज़र सर्जरी का रोल है? नहीं, अभी फ़िलहाल इसमें जो लेटेस्ट चीज़ है दुनिया में वो है जीन एडिटिंग। वो कैसे करते हैं, आप करते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं, अभी तक इस पर रिसर्च हो रही है कि आप जीन एडिट करते हैं कि आप सर्टन दवाइयों के ज़रिए आप जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं विच कॉज हियरिंग लॉस, आप उसको रिवर्स करते हैं। क्योंकि अंदरूनी कान में हेयर सेल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो डैमेज होते हैं तो हमें कम सुनाई देता है। अगर उन बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए थ्रू जीन एडिटिंग, दैट इज़ अ पॉसिबल रोल टू इम्प्रूव एंड सॉल्व। नहीं, एनोडाइड क्या होते हैं जो जिससे आवाज़ आती है कान में? हेयर सेल जो होते हैं, हाँ, जो आवाज़ बनाते हैं, जिसको फिर वो ख़राब होते हैं तो उनको रिपेयर करते हैं आप? हम लोग नहीं करते, वो मेडिसिन करती है, वो जीन एडिटिंग की मेडिसिन है, मगर वो अभी रिसर्च फेजेस में है। अच्छा, नहीं, इसमें सर्जरी भी करते हैं ना कोई? वो कॉक्लियर इम्प्लांट, हाँ, वो उससे क्या होता है? वो टोटल बहरेपन में ही होती है। बेसिकली वो एक चीज़ है, एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है बेसिकली जो आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डायरेक्टली आपकी 8वीं क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व,
उसको जाके डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि हवा के प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का, कॉकलिया का, उसको बाईपास कर देता है। तो कॉकलिया में ही हम लोग डालते हैं और वो तेज़ एक करंट देता है जिसकी वजह से वो नर्व स्टिमुलेट होती है और हियरिंग आपकी बेहतर हो जाती मतलब सुनने में बेहतरी आ जाती है। बेहतरी नहीं, बिल्कुल सही हो सही होता है। ये लेजर तरीका है या? हाँ, ये लेटेस्ट तरीका है कॉकलियर इम्प्लांट फॉर प्रोफाउंड डेफनेस। सी, वो प्रोफाउंड डेफनेस में काम आता है। प्रोफाउंड डेफनेस इज व्हेन इट्स लाइक 95% ऑफ द हियरिंग एबिलिटी हैज गॉन। मतलब आप समझते हैं कि कितने भी माइनर से माइनर जो है सर्जरी भी ईएनटी की अभी कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास या दुनिया में है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ, मतलब कोई भी छोटी छोटी चीजें भी पाकिस्तान में, नाक की हो या कान की या गले की जो भी है उनको बेहतर किया जा सकता है। और जो कॉकलियर इम्प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव, जो तकरीबन 4 मिलियन 5 मिलियन। जबरदस्त। मीर साहब, मैसेज क्या होगा, पैगाम क्या होगा आपका? मेरा जो मैसेज है, कान को साफ रखें, ठीक है। वैक्स ऑयली सिक्रीशन है, सरसों या जैतून का तेल कान में हफ्ते में 2 दफ़ा डालें, टिश्यू से उसको साफ़ करें, कोई तीली, कोई क्यू टिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नाक में खूब पानी मारें, साफ़ पानी से, और पानी का बच्चों का ख़ास ख्याल रखें कि कंटामिनेटेड ना हो, साफ़ पानी हो, उबला हुआ हो, और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, फूड कलर्स और मिर्चों को अवॉइड करें। इंशाल्लाह दे शुड बी फाइन। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर मीर साहब हमारे पास हैं। नाज़रीन, असां जो मेहमान डॉक्टर सैफुल्लाह मीर सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त तव्हांखे ॼाण ॾिनई त कन ऐं नक जी पंहिंजी हिफ़ाज़त करियो, उनखे सफ़ाई सुथराई रखो, जेको जदीद तरीक़ा इलाज आहे उन मां फ़ाइदो वठो। जेकॾहिं असां डॉक्टर साहब जी इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।